students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new topic of chapter 4th chemical bonding and molecular structure is topic हमने कौन सा करना है hybridization. ठीक है, तो बेटा आज हमने hybridization टॉपिक करना है. हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया था, हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी. देखो बेटा, इससे पहले हमने 2 या 3 तरह की थ्योरीज कर ले. लुईस थ्योरी को भी मान लेते हैं. एक तो हमने लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ा, देन हमने वेस्पर के बारे में पढ़ा, है ना, एंड देन हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा. ठीक है, वेस्पर में हमें काफी सारी, लुईस ने हमें बॉन्डिंग के बारे में बताया, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ना. वेस्पर ने हमें बताया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में. देख लेते हैं, इसने हमें बॉन्डिंग के बारे में बताया, वेस्पर ने हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एंड देन आया वीबीटी, है ना. वीबीटी ने किसके बारे में बताया था? ओवरलैपिंग के बारे में. ठीक है, ओवरलैपिंग के बारे में बताया था. तो बेटा इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को लाना पड़ा. क्यों लाना पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की? बिकॉज एक छोटा सा कंसेप्ट था जो ये तीनों नहीं बता सके. वो क्या कंसेप्ट था बेटा? वो है, हम मॉलिक्यूल लेके चलते हैं CH4 का. ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं. हमें पता है इसमें एक कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन. इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होती. वीबीटी ने वेस्पर ने इसकी स्ट्रक्चर कौन सी बताई थी? टेट्राहेड्रल. ठीक है, क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है. तो ये छोटी क्लासेस वाला हम लेने की बजाय हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी लेते हैं. ये है इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CH4. ठीक है, अब बेटा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें हमें ये बताया था कि ये जो चारों जो बॉन्ड्स होते हैं, है ना, चारों की जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक्चुअल में सेम होता है ना. बॉन्ड एंगल सेम होता है. कितना होता है बॉन्ड एंगल? 109.5 डिग्री समथिंग, इतना बॉन्ड एंगल होता है ना. ठीक है, तो बेटा ये तो है एंगल की बात. अब आती है बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात, कि जो ये बॉन्ड 4 बॉन्ड बने हैं, क्या इन चारों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? अब बेटा वीबीटी में हमने एक बार देखी थी कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये दोनों है ना, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इन दोनों की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड की स्ट्रेंथ में फर्क है. बॉन्ड की स्ट्रेंथ में फर्क होने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों को की जो बॉन्ड एनर्जी होगी ऑब्वियसली वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, है ना. क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग डिफरेंट है. इसमें क्या होती है? SS ओवरलैपिंग, एंड इसमें क्या होती है? PP ओवरलैपिंग. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें चारों बॉन्ड्स की जो ओवरलैपिंग है वो सेम है. ठीक है, क्या ये चारों बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं? एक्चुअल में बेटा मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंटली जो यहाँ पे 4CH बॉन्ड्स बन रखे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं. इक्विवेलेंट मतलब सारे एक जैसे ही होते हैं. कोई हम फर्क नहीं कर सकते कि हम इस CH की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. सभी जो CH बॉन्ड्स होते हैं ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं. सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ सेम है, बॉन्ड एंगल सेम है सभी के बीच में. ठीक है, सारे इक्विवेलेंट होते हैं. अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें ओवरलैपिंग का फर्क है या ओवरलैपिंग सिमिलर है. फिर देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों लाना पड़ा एंड हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. ठीक है, चलो अब हम इसकी ही एग्जांपल CH4 को ही लेके चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसकी ओवरलैपिंग. देखो बेटा, जो हमारा कार्बन है, इसमें कार्बन है ना, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p2. ठीक है, तो कार्बन को हम किस तरीके से बना सकते हैं बेटा? 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल. ठीक है, जो
ऑर्बिटल है एस में एक ही एस शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने ड्रॉ कर दिए। अब एस में 1s क्यों नहीं लिया, क्योंकि वैलेंस में वो नहीं आता है ना, इनर तो हमने लेने नहीं होते, आउटर वाले लेने हैं। तो एस में क्या है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो अगर हमने CH4 बनाना है तो CH4 बनाने के लिए क्या है, हमें 4 हाइड्रोजन्स की जरूरत है ना। 4 हाइड्रोजन्स आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब भी बॉन्ड बनाना है, हमने वीबीटी में ये देखा था कि जब ओवरलैपिंग होती है तब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर लेते हैं। जो भी 2 एटम्स के बीच में पेयरिंग होगी वो क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग होगी वो क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। वैसे भी हमने पढ़ा जब भी बॉन्ड बनाना होता है तो कार्बन दोनों एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसका मतलब हमेशा हमें क्या चाहिए, अगर हम इस एटम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन का चाहिए, एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो कैसे बनेगा, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। सिमिलरली हमें 4 बनाने हैं तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन के। 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जो पहले से ही पेयर्ड हैं वो ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, अनपेयर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करते हैं। अनपेयर कैसे करते हैं, इसको बोला जाता है बेटा कार्बन की ग्राउंड स्टेट। जो भी हमने बनाई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर आती है बेटा एक्साइटेड स्टेट। कार्बन की ही एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, उसमें क्या होगा, सिमिलरली 2s बनाएंगे, सिमिलरली 2p ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, एक्साइटेड स्टेट का ये मतलब है कि ये कार्बन क्या करेगा, एनर्जी लेगा। बाहर से एनर्जी ली, कहीं से भी एनर्जी ली, हमें नहीं मतलब। कार्बन कहीं से एनर्जी लेगा, वो एनर्जी का यूज करेगा जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, उनको अनपेयर करने के लिए। किस तरीके से, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा, जो खाली ऑर्बिटल पड़ा है हमारा 2p वाला। ठीक है, 2p वाला खाली ऑर्बिटल पड़ा है उसमें चला जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे मूव कर गया, इधर मूव कर गया। ठीक है, अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबल हैं फॉर द ओवरलैपिंग। ठीक है, अब आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है बेटा, 1s1 ना। तो 1s आया पहले हाइड्रोजन का, फिर आया सेकेंड हाइड्रोजन का, फिर आया थर्ड हाइड्रोजन का, फिर आया फोर्थ हाइड्रोजन का। ठीक है, 4 1s ऑर्बिटल्स आए। अब क्या है बेटा, ये जो चारों 1s ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, इन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। अब जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है वो 2s के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये वाला 1s ऑर्बिटल इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग हो जाएगी, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल बन गया। बट यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, फर्क क्या आ रहा है कि एक जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है S ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, लेकिन जो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं वो क्या है, S एंड P ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, जब हमने वीबीटी की थी, वीबीटी में हमने एक चीज देखी थी कि S ऑर्बिटल जो होता है ना, वो क्या है बेटा, P Z के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, PX एंड PY के साथ नहीं कर सकता। तो इन तीनों में से कोई भी एक PZ होगा, 2 क्या होंगे, PX एंड PY। तो PZ के साथ तो ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन PX एंड PY के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो मान लो किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग हो भी गई। अगर ओवरलैपिंग हो भी गई, वैसे तो होती नहीं है, अगर हो भी गई तो फिर भी हमारे पास जो ये चारों
बॉन्ड बने हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ये देखा गया है कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो फिर इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था। समझ में आया क्या है? इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ठीक है, हो तो रही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से हो रही है। एक में हमारे पास एसएस हो रही है, ये 3 एसपी हो रही है, लेकिन इसमें भी एक एसपी जेड होगी, एक एसपी एक्स होगी, एक एसपी वाई होगी। एंड एसपी एक्स एंड एसपी वाई तो ओवरलैपिंग होती नहीं है, ओनली एसपी जेड होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने किस तरीके से ओवरलैपिंग कर रखी है। इसका मतलब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो एनालाइज करते हैं। गड़बड़ तो एनालाइज होगी, लेकिन इस गड़बड़ को दूर कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये सारी चीजें तो हमने करनी, करना क्या है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, चारों इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट आ नहीं रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन आया। अब बेटा पहले हाइब्रिडाइजेशन की ना डेफिनेशन कर लो। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals it is the process of intermixing of atomic orbitals to form new hybrid orbitals of equivalent shape and energy। क्या मतलब है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, क्या बनाने के लिए, नए ऑर्बिटल बनाने के लिए, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, जिनकी शेप एंड एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, अभी हमें इसका शायद 10% भी समझ ना आया है। ठीक है, कैसे समझ आएगा इसका 10%? इस तरीके से देखो, जो ये वाला हमने कंसेप्ट किया ये तो हो गया गलत, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होती भी फिर भी हमारे पास वो इक्विवेलेंट नहीं बनती है, लेकिन इक्विवेलेंट आता है। क्यों आता है बेटा? क्योंकि इन्होंने बोला कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक बारी हम हाइड्रोजन्स भी हटा देते हैं, जब भी बेटा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है, किसी और एटम्स के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंटरमिक्स हो जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद वो क्या है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स है ना, हमें पता है बेटा इनकी एनर्जी में क्या फर्क होता है। पहले क्या होते हैं बेटा हमारे, देखो फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट शेल, फिर हमारा आता है सेकेंड शेल, फिर आता है थर्ड शेल, फिर आता है फोर्थ शेल। इस तरीके से एनर्जी होती है। फर्स्ट शेल में ओनली 1s ऑर्बिटल होता है ना, 2 में 2s एंड 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f, ये होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2s एंड 2p। अब देखो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है, इनकी एनर्जी सिमिलर है, इनकी एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है 2s एंड 2p ऑर्बिटल की। इसलिए ये क्या करते हैं बेटा, अपनी एनर्जी को इक्विवेलेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं मतलब मान लो जब इनमें थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशन होगी या कुछ भी होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी, या ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज अब क्योंकि इनकी एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा 2s ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो रहा है, नहीं, इनकी एनर्जी में काफी फर्क है।
इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होके अब ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है एंड 3 p ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे नहीं लिखते, मतलब s ऑर्बिटल्स 1 है एंड p ऑर्बिटल्स 3 है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसा तो हो गया, लेकिन ये पहले इंटरमिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग अलग 1 और 3 नहीं रहेंगे, अब ये 4 बन गए एंड चारों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। चारों की एनर्जी सेम होगी, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा s ऑर्बिटल है एंड कौन सा p ऑर्बिटल है, हमें नहीं पता, ये इंटरमिक्स हो चुके हैं। अब इनका नेम ना ही s है ना ही p है, इसका नेम भी बदल गया। ठीक है, इनका नेम भी बदल गया। नेम बदलने के बाद क्या हो गया, नेम बदलने के बाद क्या है, यहाँ पे इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, चारों का नेम सेम होगा। क्या नेम होगा, देखो नेम आता है कितने ऑर्बिटल्स एंड कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। s ऑर्बिटल हो रहा है एक, 3 p ऑर्बिटल हो रहे हैं, तो इसका नेम क्या होगा, sp3, 3 लिखेंगे पावर्स में, sp3। तो इसका नेम भी sp3 है, इसका नेम भी sp3 है, इसका भी sp3 एंड इसका भी sp3। अब जो कार्बन है वो क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब कार्बन के पास ना ही तो s ऑर्बिटल बचे ना ही p ऑर्बिटल्स बचे, अब उसके पास 4 ऑर्बिटल, 4 ही पहले थे 4 ही अब है, लेकिन अब उनका नेम चेंज होके sp3 बन गया। चारों की शेप सेम हो गई, चारों की एनर्जी सेम हो गई। एनर्जी तो हमें दिख रही है कि चारों एक लेवल पे ही आ गए, तो एनर्जी इनकी सेम हो गई। ऑब्वियसली जब ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करके एक ही एनर्जी इनकी बनेगी दोनों की। ठीक है, पहले एक यहाँ पे पड़ा था, एक यहाँ पे पड़ा था, अब दोनों की एनर्जी सेम हो गई, हमें पता नहीं चल रहा है कौन कौन सा है कौन कौन सा है, तो ये अब sp3 बन गई, एनर्जी इनकी इक्विवेलेंट हो गई एंड शेप भी इनकी इक्विवेलेंट हो जाती है। पहले हमने क्या बोला था कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल्स की शेप होती है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल्स की शेप होती है डम्बल लाइक, है ना। अब इनकी शेप क्या हो जाएगी, अब ना ही तो किसी की स्फेरिकल रहेगी ना ही किसी की डम्बल लाइक होगी, इसकी शेप होगी कुछ इस तरीके से। डम्बल तो है लेकिन एक लोब छोटी है एक लोब बड़ी है, जो बड़ी वाली लोब है वो वैसे पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है, लेकिन शो करने की इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है, वैसे तो यही होता है। अब इसके पास 4 ऑर्बिटल्स बन गए, पहले तो देखो एक स्फेरिकल था, 3 हमारे पास क्या आ रहे थे, डम्बल लाइक। ठीक है, ये 4 थे जिनकी शेप भी अलग अलग थी, लेकिन अब हमारे पास 4 ही बन रहे हैं, लेकिन सबकी शेप, सबका साइज, सबकी एनर्जी सब कुछ सेम है। ठीक है, ठीक है, इन चारों की जो एनर्जी एंड शेप है अब क्या हो गई, सेम हो गई। इन चारों का क्या नेम है बेटा, sp3। समझ में आया, ये मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस है, दोबारा से देख लो। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स करते हैं क्या बनाने के लिए, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो ये ऑर्बिटल्स बन गए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं एंड क्या हाइब्रिडाइजेशन है इनकी, sp3। इनको बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑफ इक्विवेलेंट शेप, सबकी शेप सेम है, इक्विवेलेंट है एंड सबकी एनर्जी सेम है, इक्विवेलेंट एनर्जी। क्लियर है बेटा, ये होती है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस। अब हमने इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में वो देखो। ठीक है, देखो इस तरीके से हमने यूज करना है। अब अगर हम sp3 की बात करेंगे, इसकी ही बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये तो बन गया है ना। अब देखो बेटा क्या है, हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या है, वैसे ही सेम, वैसे ही हम लेके आएंगे 1s ऑर्बिटल्स हैं हर एक हाइड्रोजन के पास। 4 हाइड्रोजन है ना, हर एक हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन अब ये अलग अलग के साथ नहीं कर रहा। 1s ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, sp3 के साथ। चारों में ऐसे ही हो रहा है।
इसीलिए चारों जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लेंथ, उनमें बॉन्ड एंगल सब कुछ क्या होता है, सिमिलर होता है, बिकॉज ऑफ दिस केस, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? अब हम ये बोलेंगे कि CH4 में अगर हमसे भी पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, तो sp3 इक्विवेलेंट एनर्जी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इससे पहले बेटा शेप देख लो इस मॉलिक्यूल की। हमने देखा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है ना, लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को एज अ हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से लेंगे? देखो हमारे पास इस तरीके से होती है ना टेट्राहेड्रल शेप। तो क्या है, एक हमारे पास ये आया ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, एक आया ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाला है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी शेप थोड़ी सी बनाना की तरह बन गई, लेकिन हमें चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो सारे कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे sp3 ऑर्बिटल्स हैं, चाहे लिख लो यहाँ पे। अब इनके पास क्या है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चारों के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, अब आएंगे 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, सफेरिकल हाइड्रोजन की। ये इंटरमिक्स नहीं होंगे, इनको नहीं चाहिए इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग कार्बन को चाहिए। सेंट्रल एटम की इंटरमिक्सिंग होती है, बाकियों की नहीं होती। अब 1s ऑर्बिटल आएगा सफेरिकल हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो पेयरिंग हो जाएगी। सिमिलरली सभी में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। स्ट्रक्चर कौन सी है, इस तरीके की, टेट्राहेड्रल। समझ आया बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शेप किस तरीके से बनती है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को शो करने के लिए। ठीक है, ये तो बेटा हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, और भी काफी सारी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। पहले सारी टाइप्स कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, एंड फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पहले बेटा टाइप्स लिखो हाइब्रिडाइजेशन की, क्या क्या टाइप्स होती हैं। हेडिंग ले लो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ी है sp3, है ना। सेकेंड होती है sp2 एंड थर्ड होती है sp। इसके साथ साथ ना बेटा इनकी स्ट्रक्चर्स भी लिखते जाना। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर दोनों इकट्ठी याद रखनी है आपको। sp3 की तो हमने अभी की, क्या होती है sp3 की, टेट्राहेड्रल। इनको देखते जाओ बेटा, 4 है ना इसमें, एक s 3p 4 है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल हमने पहले भी कर रखी है ना। यहाँ पे कितने हैं, 3 के लिए क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये न्यू नहीं है, सारी शेप्स हमने वेस्पर थ्योरी में की हैं। अगर 2 हो तो sp में 2 ही है, तो इसकी शेप होती है बेटा लीनियर। ठीक है, इसकी शेप होती है लीनियर। ये मेन 3 है, लेकिन हमें बहुत हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारी तरह की होती है। और लिख लेते हैं, क्या हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2। पहले d लिखो, sp3d, फिर लिखते हैं sp3d2, फिर 6th लिखते हैं sp3d3, फिर 7th होती है d2sp3। ठीक है, फिर 8th होती है dsp2। ठीक है, dsp2। ये 8 तरह की होती हैं जो हमारे पास हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp के लिए लीनियर, sp3d ये कितने हैं,
3, 4 एंड 5। 5 है, 5 के लिए क्या होती है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये शेप्स होती हैं। फिर आती है sp3d2। sp3d2 की होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल। इनको पहले लिखते हैं। अब देखो बेटा, जो सिक्स्थ है हमारा sp3d3। sp3d3 की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होती है किसकी? sp3d3 की। ठीक है, फिर हमारे पास 7 था। 7th कौन सा था बेटा? देखो sp3d3 में 7 है ना, इसलिए 7 लिखा है। तो 7th हमारा कौन सा है? 7th इज sp3d2। sp3d2 की होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, सेम जैसे d2sp3 की भी हमने लिखी थी। फिर आता है 8 dsp2। dsp2 की होती है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, dsp2 में कितने हैं? देखो बेटा 4। ठीक है, 4 एक तो हमने ऑक्टाहेड्रल वाला किया, सॉरी टेट्राहेड्रल वाला किया, एंड एक है d2sp3 जिसकी होती है स्क्वायर प्लेनर। तो जो 4 है ना बेटा, वो दो तरीके के बनाते हैं। अगर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तब तो ऑक्टाहेड्रल बनती है, लेकिन अगर dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर बनती है। ठीक है, अब बेटा जो 6th तक हमने की है ना, sp3, sp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, ये जो 6 हमने की हैं, यहां तक कि हमें हमारे सिलेबस में है। ये दोनों 12th के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम +2 में डिस्कस करेंगे ये दोनों, लेकिन आपको स्ट्रक्चर जरूर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि क्या होते हैं इनकी। 6th तक हमें विद एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसमें करवा देती हूँ, बाकी सारे नहीं करवाऊंगी। आप खुद ट्राई करना, मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा दूंगी, आप ट्राई करना। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। sp3 की तो हमने कर ली, sp2 की बात करते हैं। हम लेते हैं sp2 के लिए 2, एक तो BCl3, एक हम सेकेंड लेते हैं C2H4। ठीक है, इन दोनों की डिस्कस करेंगे हम। किसके लिए? देखते हैं क्या बनती है, फिर आप बताना। देखो, बोरोन है, बोरोन की ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो क्या होगी इसकी? 2s2 एंड 2p1। ठीक है, फिर क्या है? जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगी, एक्साइटेड स्टेट जब मैंने बनाई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब आया क्लोरीन। क्लोरीन के साथ, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो अपना लेके आएगा अनपेयर वाला, ये तो हमें पता ही है ना। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने अब क्यों नहीं बनाई है? पहले तो मैं 1s बना रही थी, है ना, अब क्यों नहीं बना रही? बिकॉज बेटा हमें पता है क्लोरीन ने सिर्फ ओवरलैपिंग में हेल्प करनी है, उसने ओवरलैप करना है। हाइब्रिडाइजेशन तो ओनली सेंट्रल एटम की बनेगी, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ओनली सेंट्रल एटम की लिखेंगे, बाकियों की नहीं लिखेंगे। वो तो सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, जिसके साथ क्या होगी? पेयरिंग होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या बनाएंगे? एक एक मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें पता है इनकी हाइब्रिडाइजेशन तो इंक्लूड होनी नहीं है, इनकी ऑर्बिटल्स की तो बात करनी नहीं है हमने, वो तो ओनली सेंट्रल एटम की करनी है। तो एमी फिर क्यों लिखना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखो, एक तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इंटरमिक्सिंग जब होगी ना s एंड p ऑर्बिटल्स की, तो कैसे होगी? एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होगी sp2 बना लेंगे, क्योंकि तीसरा तो खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसको हम क्यों ले फिर? ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, एंड जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जल्दी से लिखो, ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं C2H4। इसमें तो एक ही हमारा क्या था? सेंट्रल एटम था, लेकिन इसमें क्या है बेटा? 2 सेंट्रल एटम है। देखो, 2 कार्बन आ रहे हैं ना, तो 2 सेंट्रल एटम होंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? कुछ नहीं है, एक सेंट्रल एटम मान लो, दूसरे को दूसरा एटम मान के चलो, उसको सेंटर मत मानो। देखो, यहाँ पे कार्बन की अगर मैं बात करूं
तो कार्बन क्या है, हमें इतना तो पता है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अगर हमें स्ट्रक्चर का पहले से आइडिया होगा ना तो इजी हो जाएगा करना। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें अगर C2 है तो इसका मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच भी एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है कार्बन ने, लेकिन अभी भी दोनों कार्बन के साथ एक बॉन्ड बचा है, तो क्या है, इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। पहले हम कार्बन लेते हैं, कार्बन की ग्राउंड स्टेट तो पता ही है, सीधा एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा आपने ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दोनों बनाना है। एग्जाम में एक्साइटेड नहीं बनाते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्साइटेड स्टेट बना रही हूँ। कार्बन की ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हम एक कार्बन की बात कर लेते हैं, इसको दूसरा कार्बन मान लेते हैं। C12 मत मानो, AB मान लो। ठीक है, हम यहाँ पे कार्बन A वाले की बात करते हैं। ठीक है, A वाले के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, पहला हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, बॉन्ड बना लिया। इसके साथ एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, कार्बन B। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा, पेयरिंग कर रखी है, ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड। हमने किया था ना बेटा, जब सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, लेकिन फर्क आता है डबल बॉन्ड में। जब डबल बॉन्ड होता है तो एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बॉन्ड बना है वो होगा सिग्मा। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया एंड कार्बन के साथ एक बॉन्ड भी बच गया, वो इसके साथ ही बना रहे हैं ना डबल बॉन्ड, तो एक और हम बॉन्ड बना लेंगे ये वाला। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब ये होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड बेटा पाई बॉन्ड में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हम इंक्लूड करते, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड्स की लिखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किसके बन रहे हैं, S एंड 2 P के। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2 एंड स्ट्रक्चर क्या हुई, ट्राइगोनल प्लेनर। तो स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे, BCl3 की तो बन जाएगी, इसकी कैसे बनाओगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से बना। देखो अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये वाला A है, ये वाला B है, अगर मैं A की बात करूं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है B के साथ। ये इसकी बात करूं तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है बच्चों, ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, हम लेते हैं BCl3 कर लिया हमने। चलो घर पे आपने कौन कौन सी ट्राई करनी है, एक तो करनी है C2H2 की। ठीक है, C2H2 की। सेकेंड करनी है C2H6 की। ठीक है, हमने इथीन की कर ली, इथेन एंड इथाइन की आपने करनी है। ठीक है, दो। थर्ड हमने करनी है BeCl2। ये तीनों आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ आपने करनी है PCl5। ये 4 ओनली, बस ये 4 ट्राई करना। ठीक है, ये तीनों तो अब तक जो मैंने करवा दी उसके साथ हो जाएंगे। PCl5 में कंफ्यूजन आएगी, लेकिन इसके साथ में एक एग्जांपल करवा रही हूँ आपको SF6 की। SF6 जब हम करेंगे तो आपको PCl5 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इनको उतार लो, फिर हम SF6 करते हैं। देखो बेटा SF6 जो हमने करनी है, देखो पहले सल्फर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, तो किस तरीके से लिखोगे, चलो पूरी लिखते हैं शुरू से। 1s2 2s2 2p6, यहां तक कितने हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन 3s2 3p6, यहां तक हमारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और हो गए, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या आएगा 3p के बाद 4s, फिर क्या आएगा 3d, यही आएगा ना।
S के बाद 18 हो गए, हमें चाहिए 16। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16। ठीक है, तो क्या आएगी, ये तो जनरल है, सल्फर की लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही आएगी हमारे पास, है ना, सल्फर की। मैंने 4s3d क्यों लिखा, थोड़ा सा बेटा हमें यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है, 4s3d, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो ये है, बनाते हैं पहले ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, यही वाले लेके चल रही है ओनली, 3s एंड 3p, 3s2 3p4, 2 1 2 3 4, ये हो गई हमारे पास 3p। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बनाने हैं। इसको एक बार इरेज करो, हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा, 6 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकेगा, हमने तो 6 बनाने हैं। मैंने बेटा आपको एक चीज बताई थी कि 1 अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो ओनली 1s है ना, 2 की बात कर रहे हैं तो 2s एंड 2p है, 3 की बात कर रहे हैं तो 3d 3p 3s, ये 3 है ना, इन तीनों की एनर्जी सिमिलर है, तो ये 3 भी तो इंटरमिक्स कर सकते हैं। चाहे हम पहले 4s को लिखते हैं, लेकिन 3d भी तो होता है ना 3p के पास, 3d भी तो होता है, तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट दोबारा से लिखते हैं 3s 3p, इसके साथ 3d भी पड़ा होगा, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, खाली ही है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसमें, 3s 3p 3d, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो क्या है, बिल्कुल वेकेंट है, ठीक है, बिल्कुल वेकेंट है, खाली है, लेकिन है तो है ना, 3 के साथ 3 के जैसे 3d भी तो है, 4s नहीं ले सकती क्योंकि 4s की एनर्जी बहुत ऊपर चली जाएगी, 4s नहीं लेंगे, 3d ही लेंगे। एंड 2 के साथ हमने 2d क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2d तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो 3 के साथ ही d आएगा, या 4 के साथ d आएगा, 2 के साथ d नहीं आएगा। जब भी हमने 3 लिया 4 लिया तो हम d भी साथ में ले सकते हैं, 3s 3p के साथ, 4s नहीं लेंगे क्योंकि 4s क्या हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 3s 3p 3d, अब देखो क्या है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स खाली चाहिए, तो वही हम बनाएंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट करते हैं, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले गए, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे ले गए। अभी कितने आए हमारे पास, 4, अभी भी 2 रहते हैं, ये वाला भी खाली कर लो, यहाँ पे ले गए, कितने हैं हमारे पास, 6 हो गए, अब बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन लगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s हो रहा है, 3 p हो रहे हैं, 2 d हो रहे हैं, तो sp3d2, क्या बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया। एक होता है बेटा ICl7, ICl7 में क्या होगा, I के पास खुद बनाना, फिर कल देखते हैं कि वो होगा या नहीं। मैम ने आपको 4 लिखवाया ना, 5th भी करना है ICl7, ICl7 भी खुद ट्राई करना। अगर इन 5 में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे पूछना। हाइब्रिडाइजेशन बता देती हूँ, चलो sp3d3, ठीक है, ICl7 की क्या आएगी, sp3d3, ठीक है, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। लेकिन बाकी 5 लिखवाए हैं, 4 पहले लिखवाए थे, एक ये वाला भी ऐड कर लो उसमें, 5 खुद ट्राई करना घर पे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कभी भी कंफर्म कर सकते हो। ओके बेटा, सो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। अब हमारे 2 टॉपिक्स बचे हैं जो हम एक लेक्चर में क्लियर कर देंगे। एक तो है MOT, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हाइब्रिडाइजेशन के जैसे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 1-2 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है,
ठीक है। एमओटी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लंबी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उसके लिए आपने बेटा क्या करना है, उसके लिए एक चीज करनी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो एसपीडी वाली, ठीक है। छोटे बच्चों वाली नहीं करनी है, वो हमने एसपीडी वाली करनी है, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो सकेगी, ठीक है। 1 to 10 तो हमें आती है ना, 1 to 30 आपने एटॉमिक नंबर लर्न करना है, ठीक है। 1 to 30 एटॉमिक नंबर लर्न करके चलो, लेकिन हमें उसमें तो सिर्फ 1 to 10 के लिए ही चाहिए, नियॉन तक ही चाहिए, नियॉन तक ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।